हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे सदन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। और मैं 2 मिनट यहाँ पे ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग फटाक से ज्वाइन कर लो। अ वेरी गुड इवनिंग अर्पिता, राहुल, कल्पना, क्षितिज, प्रियेश, रवि। सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म करें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ टू पोर्ट के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और ज्यादातर लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि मैं ज्यादा वेट नहीं करता हूँ लोगों का, है ना। जितने भी लोग आए हैं मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, जो बाद में लोग आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। हालांकि आप लोग के पास तो हमारा सब्सक्रिप्शन है, तो आपके पास इसका पीडीएफ तो आपको ऐप पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो लोग, अगर ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी अपलोड होता है तो उनके पास इसका पीडीएफ नहीं मिलता, तो वो क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से इस क्लास का पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, पीडीएफ के लिए हम लोग कभी चार्ज नहीं करते, सभी का पीडीएफ आपका फ्री होता है। ठीक है ना, पीडीएफ फ्री होते हैं। वो कहाँ मिलता है आपको, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम क्या है, अमर ज्योति प्राइम E/E/EC एग्जाम। ठीक है सर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डेट पोस्टपोन्ड होगी। ट्रू है क्या? चांसेस हैं पोस्टपोन्ड होने के, बट इस मोमेंट पे मैं ये नहीं बोलूंगा पोस्टपोन्ड हो। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। ठीक है ना, एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू नॉट फोकस ऑन दैट थिंग, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। जितना भी आपने पढ़ा वो बहुत पढ़ा है ना, वो इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है ना, आपको इस बात को ध्यान देना है कि आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। जितना हमने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, बस उसी को हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, कम पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो सेशन मैं ले रहा हूं, ये जो मैंने आपको अभी तक अच्छे से पढ़ाया है ना, उन्हीं की तरह से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस ऑफ 4 फैरेड। उसका कैपेसिटी कितना, 4 फैरेड है। What is the capacitance of a capacitor if the area of the plate is doubled and distance between them is half? मतलब एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका आप कितना, 4 फैरेड है कैपेसिटेंस। अगर मैं क्या करता हूं, ये जो प्लेट है इनके एरिया को मैं करता हूं डबल, 2a कर दिया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कर दी हाफ, तो मेरा कैपेसिटेंस जो नया होगा वो क्या होगा? सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। कल्पना बोल रही हैं बी, राहुल का ए, और बाकी लोग बताएंगे। इस ग्रुप से कोई बताइए। ठीक है, अभी एग्जाम पोस्टपोन होने पे फोकस मत करिए कोई भी। कल्पना, एग्जाम पोस्टपोन होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर अच्छी बात है ना, कंपटीशन कम है ये मान के चलिए।
ठीक है, चलो। हर्षित बोल रहे हैं ए, मैं सॉल्व कर देता हूं। दो लोग ए बोल रहे हैं, दो लोग बी बोल रहे हैं। सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाय डी। एप्सिलॉन ए डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 4, लेकिन आपने एरिया को डबल किया तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 1 मिनट, इसकी वैल्यू आपके पास क्या 4। अब आपने क्या किया, एरिया को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 2 ए डिवाइड बाय डी बाय 2। 2 जाके हो जाएगा 4 एप्सिलॉन ए बाय डी, जिसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 4 चौको 16, 16 फैरेड, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। व्हाट इज द फेज डिफरेंस व्हेन टू साइनोसॉइडल क्वांटिटीज आर इन फेज क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मतलब होता है जैसे मान लो ऐसा, ठीक है ना। आप इसको देखो, है ना, इसको समझो, क्वाड का मतलब होता है 1/4, ये समझ लो, क्वाड मतलब होता है 1/4। अब 360 का अगर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। मतलब ऐसे कौन से फेस क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है 180, 90, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो क्या बोलोगे इसका 90 डिग्री। फेस क्वाड्रेचर का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। बोलते हैं ना क्वार्टर मतलब 1/4, है ना। मतलब क्वाड मतलब जो वर्ड होता है ना उसका मतलब भी होता है 1/4। तो अगर हम बोलते हैं कौन सी दो क्वांटिटी हमारी फेज क्वाड्रेचर होती हैं, तो हमको पता है साइनोसॉइडल और कोसाइन, ये दोनों हमारे क्या होते हैं क्वाड्रेचर होते हैं, इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नहीं होगा। सभी लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं, डी नहीं होगा, इसका आंसर आपका होगा बी। कैसे होगा वो भी मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मैंने आज का टॉपिक ही रखा है टू पोर्ट। टू पोर्ट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज पिक किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए हैं। ये मान के चलिए आपके इस साल के एसएससी जी एग्जाम में इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन बनने ही बनने वाला है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में बोला गया है अ टू पोर्ट नेटवर्क एन, आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है एन, हैज अ ट्रांसमिशन पैरामीटर, मतलब उसके पास एबीसीडी पैरामीटर है, टी पैरामीटर है ये। द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क एट पोर्ट 1 विल बी। तो आपके पोर्ट 1 पे, है ना, कौन सा इंपीडेंस पूछा गया है, इनपुट इंपीडेंस क्या हो, मतलब आपसे पूछा गया Z1 की वैल्यू। तो एक बात बताऊंगा मैं, टी पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, V1 I1 इक्वल्स टू, इधर होता है V2, इधर होता है I2, इधर V2 इधर होता है I2। कैसे, यहाँ पे A माइनस बी सी टी I2, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, हमसे पूछा गया इनपुट इंपीडेंस Z1, इसकी वैल्यू क्या होगी V1 अपॉन I1, और पूछा गया इनपुट साइड का, इसका मतलब क्या है, हमको क्या लेना है यहाँ पे I2 इक्वल टू 0, हाँ या ना। इसको हमको लेना है यहाँ पे क्या I2 इक्वल टू 0। मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया I2 इक्वल टू 0, तो I2 इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये टर्म 0 हो गया, टर्म 0 हो गया। अगर आप रेशियो निकल कितना जाएगा V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू हाउ मच A V2 अपॉन C V2, V2 V2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू A अपॉन C, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी। समझ में आई बात सभी को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या इस क्वेश्चन में। आज का जो टॉपिक है वो एक्सक्लूसिव आपका टू पोर्ट है। ये मान के चलिए कि आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन आपके एसएससी जे के एग्जाम में वेट कर रहा है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो सिर्फ आप लोग से बनने चाहिए, मैं उस बात का भी ध्यान रख के चल रहा हूं। और इस बार आपको ये भी समझना है कि एसएससी जे के एग्जाम में थोड़ा सा चेंज हुआ सीबीटी 2, तो जो क्वेश्चन सीबीटी 1 में नहीं है वो सीबीटी 2 में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताओ, अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाए ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फाइंड द जेड पैरामीटर फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क, ये नेटवर्क दिया है, इसको हम बोलते हैं कौन सा नेटवर्क, टी नेटवर्क, ठीक है। तो इस टी नेटवर्क का आपको निकालना है जेड पैरामीटर। कैसे निकालोगे, Z1 Z2 Z3 Z4, या फिर आप इसको
ऐसा भी बोल सकते हो। कैसे? ऐसे Z11, Z12, Z21, Z22, इसकी वैल्यू सभी लोग बताएं कैसे निकालोगे। इसका आपको क्या करना होता है, शॉर्टकट अप्लाई करना होता है ना। एक केजी क्लास का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है अगर आप लोग अच्छे से लगाओगे तो। कैसे करना देखो, आपको निकालना है Z11। कैसे करोगे, आप इसका सम कर दो, कितना हो जाएगा पास, 24 + 8 32। ठीक है ना, तो ये हो गया। Z22 वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर का सम कर दो तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। फिर Z12 मतलब 1 और 2 में कॉमन क्या है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 2 और 1 में कॉमन क्या है 8, तो 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे कहां पे पूछा जाएगा, CBT2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CBT2 का है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। हालांकि ये क्वेश्चन CBT2 में ही आ सकता है, बट तब भी पॉसिबिलिटी की CBT1 में भी क्वेश्चन सब बन सकता है, तो मैंने करा दिया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या देखना सभी लोग, टू नेटवर्क आर कनेक्टेड इन कैस्केड। दो नेटवर्क हैं, उनको हमने किस में कनेक्ट किया, कैस्केड में कनेक्ट किया। द इक्विवेलेंट ABCD कांस्टेंट्स आर ऑब्टेन्ड for the combined network having GC equals to 0.1 at an angle 90। मतलब जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसका ABCD पैरामीटर बनेगा, उसकी जो C वाली वैल्यू इसका इक्विवेलेंट आएगा, उसकी C की वैल्यू कितनी है 0.1 एट एन एंगल 90। तो मुझे बताना है इस क्वेश्चन में कि Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आप इस पूरे नेटवर्क को दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक पार्ट बन गया आपका ये, ठीक है। इसका आपको टी पैरामीटर याद होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया था कि आपको इसको जरूरत पड़ सकती है अप्लाई करने की। तो अगर मैं पूछूं, इसको बोलता हूं मैं T1, इसको बोलता हूं मैं T2, तो T1 मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा, ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, 1Z01 होगा मेरी वैल्यू। यहाँ पे क्या Z1 लिखा है, तो 1Z101, ये T1 की वैल्यू हो गई। T2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होती है 1Y01। Y मतलब क्या होता है यहाँ पे, Y मतलब आपका 1/Z2, ये हमारी होती है T2 की वैल्यू। तो हमारा जो टी इक्वलेंट होगा, मतलब क्या होगा, T1 × T2 होगा। कैस्केड में होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, तो T1 × T2 होगा। तो आप जब देखो तो इसकी जो C की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1/Z2, है ना। जब आप इसका क्या करोगे, आप जब इसका टी इक्वलेंट निकालोगे, तो आपको पूरा वैल्यू नहीं देखना, आपको देखना C वाली वैल्यू, क्योंकि आपको सी इक्वलेंट का जो टी इक्वलेंट है, उसका जो सी वाली वैल्यू वो आपको दिया कितना यहाँ पे क्वेश्चन में, वो आपको दिया कितना 0.1 एट एंगल 90। और आप जो यहाँ पे T1 × T2, T1 T2 इन जब कैस्केड करोगे, है ना, सी की वैल्यू पूरा मत करो आप लोग, इतना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इतना अच्छा आना चाहिए कि अगर आपको कोई एक वैल्यू निकालता तो डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल पाओ। तो अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 1/Z2। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि 1/Z2 इक्वल टू हाउ मच, 0.1 एट एन एंगल 90। आपका Z2 कितना हो जाएगा, 1/0.1 एट एन एंगल 90। तो 0.1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 एट एन एंगल -90। और 10 एट एंगल -90 को लिखते हैं -10J। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -10J। सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया भाई। क्वेश्चन किसके हिसाब का था, CBT2 के हिसाब का था, लेकिन CBT1 में भी बन सकता है। समझ में आया सभी को कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताएं सभी लोग, जितने भी लोग हैं एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो कि हाँ क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं क्लियर है। और प्लीज रिपीट रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो आपसे बोला गया है कि दो नेटवर्क हैं आपके पास, ये ऐसा, यहाँ पे बोला गया Z1 है,
ये आपका है Z2। ठीक है, और ये बोला गया है कि हम इसको जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, टी इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसमें से जो सी वाली वैल्यू, सी यहाँ पे होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे डी होता है, तो हमको बोला कि जो सी वाली वैल्यू कितनी है 0.1 एट एंगल 90। तो हमको बताना है कि इस Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये हमको बताना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, है ना, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो हमको पहले ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है जो टी पैरामीटर हमारा, जो टी पैरामीटर होता है उसका जो हमारा टी नेटवर्क होता है वो क्या होगा, देखना, इसको हम बोलते हैं T1, इसको बोल देता हूँ T2। तो हमारा जो टी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू, तो 1 Z1 0 1, ये चीज मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इस नेटवर्क का टी, जो आपका ये सिंपल एक ब्लॉक है, उसका आपका टी इक्विवेलेंट ये होता है। फिर आपका T2 का भी आप निकाल लो यहाँ पे, तो T2 कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन Z2, क्योंकि Y2 होता है यहाँ पे, 1 अपॉन Z2 0 1। ठीक है ना, जब आप इसका टी इक्विवेलेंट निकालोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितना वैल्यू आएगा, है ना, जब इसको क्रॉस मल्टी देखो ना, इसका ऐसे, तो ये आपका आ जाए कितना 1, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 1 प्लस Z1/Z2, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी Z1, और सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपके पास 1/Z2, और डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 1। तो ये ABCD की वैल्यू आ गई, सॉरी आपके पास ABCD की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1/Z2, यहाँ पे सी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना 0.1, उसको आप कंपेयर कर दो, कैसे 1/Z2 इक्वल टू 0.1 एट एन एंगल 90, और कंपेयर करके आप इससे यहाँ पे Z2 की वैल्यू निकाल लो। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा, आई थिंक अभी तो समझ में आ जाना चाहिए यार। क्यों, है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -10J। CB22 के हिसाब से क्वेश्चन था, लेकिन प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। अब ये देखो, ये फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या देखो, आपको इस क्वेश्चन का क्या निकालना, वाई पैरामीटर की वैल्यू। आपको इस क्वेश्चन में मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, वाई पैरामीटर की वैल्यू। कैसे निकालोगे वाई पैरामीटर की वैल्यू, इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था आपको। कौन शॉर्टकट बताया था, ये वाला मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया है, इसको होता है पाई नेटवर्क। ठीक है ना, इसका मान लो आपको ऐसे बताता हूं, जैसे मान लो ये आपका है Z1 Z2 Z3। ठीक है ना, तो अगर आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, अगर मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको कैसे निकालते हो, पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो किसमें, वाई में। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं Y1 Y2 Y1 Y2 Y3। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू दी नहीं है, इसको आप मान लोगे इनफाइनाइट, है ना, इसको आप जीरो मान सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे इनफाइनाइट मान सकते हो। ठीक है ना, अब आपके पास यहाँ पे क्या कैसे निकालते हो, ये वाली जो वैल्यू होती है Y11 वो क्या होता है, इन दोनों का समेशन। फिर ये वाली वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का समेशन। और जो ये वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, इस वैल्यू का माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या 5 हो जाएगा 1/5, और उसमें साथ में आएगा माइनस। तो आप देख लो भाई, आपके आंसर में -1/5 -1 आना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 1/5, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी बी। ठीक है, तो टू पोर्ट में एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन दो चार ऐसे बनते हैं जो कि शॉर्ट, मतलब जो आपके शॉर्टकट है उससे बनते हैं। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई ने नहीं बोला कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेशन, बट जो चीजें आसानी से हो सकती हैं उसको हम कॉम्प्लिकेट क्यों करें। और ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत गिल्ट में रहते हैं, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन बन तो जाएगा लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता।
है ना। आपको ये बात समझना होगा कि एग्जाम में आपके पास जो सबसे बड़ा एक प्राइम फैक्टर है दैट इज योर टाइम। टाइम हमारे पास इतना नहीं है, हमको बनते हुए क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ते हैं और वो हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। ठीक है ना, तो हमको इन सब चीजों पे थोड़ा काम करना होगा। टू पोर्ट में दो तीन ऐसे फॉर्मूले शॉर्टकट्स है जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कुछ चीजें याद मत करो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद करनी पड़ती है, आप इसको डराइव करके भी सॉल्व कर सकते हो। मुझसे पढ़े हो तो आप इसको बड़े आराम से ड्राइव करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा टाइम के फैक्टर के बारे में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इन अ टू पोर्ट नेटवर्क सोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें हमारी कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला बोला गया है आई ए इक्वल्स टू आई सी, आई ए इक्वल्स टू आई डी माइनस आई सी इक्वल्स टू आई डी, आई ए इक्वल्स टू आई बी। इस क्वेश्चन का कोई आंसर दे सकता है क्या? ट्राई करिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपके स्लॉट में है ना, जब कोई एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन आते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन बाउंसर आते हैं, मतलब आपको हवा नहीं लगती उस क्वेश्चन की। ठीक है, हर्षित का आंसर आया है डी, तुक्का डी। बहुत बढ़िया, ने पहले से बहुत तुक्का मार रहे हैं। और बाकी लोग बताएं। कुछ क्वेश्चन आते हैं स्लॉट में। स्लॉट वाली गेंद पे ऐसा होता है ना कि अगर बैट्समैन आपका लास्ट बैट्समैन है क्रिकेट टीम का और उसको भी अगर स्लॉट में बॉल मिल गई तो उसको छक्का ही जड़ता है वो। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, स्लॉट वाला क्वेश्चन है। हर्षित बोल रहे हैं आइदर सी और डी। तो देखो, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। देखो मैं बताता हूं। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक ट्यूबलाइट है, दिस इज योर ट्यूबलाइट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ट्यूबलाइट। ठीक है ना, और ये आपका स्विच बोर्ड, यहाँ पे है फेस, यहाँ पे न्यूट्रल। ठीक है, अब आप इसको कैसे कनेक्ट करते हो, फेस को ऐसे कनेक्ट कर दिए और न्यूट्रल को ऐसे कनेक्ट कर दिए। गॉट इट? समझ में आई बात? तो आप ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे करंट है, करंट ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी, हाँ या ना। करंट आपकी मान लो यहाँ पे जा रही है 10 एम्पियर, तो इधर कितनी रिटर्न आई करंट, 10 एम्पियर। अगर आप इस नेटवर्क को देखो, यहाँ से आई ए करंट गई, देखो आराम से कितनी करंट गई, आई ए करंट गई, कितनी करंट वापस आएगी, आई बी। आई ए इक्वल्स टू आई बी इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आई ए इक्वल्स टू आई बी। हर्षित आपने डी लगाया था लेकिन तुक्का नहीं था, इसको हम तुक्का नहीं बोलते हैं, या आप लोग को लगता है कि ये तुक्का है। ये कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग कैसा लगता है कि हम लोग तुक्का मार रहे हैं। दो चीजें होती हैं, तुक्का उस क्वेश्चन को बोलते हैं जैसे तुक्का ये लगाएगा। एक मिनट, हेडफोन निकाल जरा, हेडफोन निकालो 2 मिनट। इधर आओ थोड़ा सा, हेडफोन निकाल के इधर आओ ना, इधर आओ, बुद्धि में जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ना क्या होगा, थोड़ा तुक्का आंसर बताना इसका क्या होगा। 1 मिनट करना कैसे, करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पूछ रहा हूँ, बताओ अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। ऐसे पहले से करो, फिर उधर कर लो ना, उल्टा नीचे। हाँ, तो बोल बोल के करना, सबको समझ में आ जाए। हम्म हम्म डी, तो डी सी, सी।
तो बैठो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। ठीक है, तो ये होता है तुक्का। ठीक है ना, तो समझ में आई हर से तुक्का किसको बोलते हैं। और आपने जो किया वो तुक्का नहीं था, उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, है ना, क्योंकि आपको हर एक चीज का आगे पीछे पता है कि भाई क्या चीजें हैं, जो इससे लगाए वो होता है तुक्का। तो आप लोग ये मत सोचना कि एग्जाम में हम तुक्का मार के आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो तुक्का नहीं है, वो आपका कैलकुलेटेड रिस्क है, वो आपको आपको लेना पड़ता है। हेडफोन क्यों कनेक्ट? हेडफोन नहीं है कनेक्ट भाई, हेडफोन कनेक्ट नहीं है, दोबारा लगा के लगाओ। अब नहीं आ रही, अब ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क, द थ्री ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आर ए इक्वल्स टू a equals to 4, b equal to 7 and c equals to 5, then d value of d is। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो आपको पता होगा कि हमारे टी पैरामीटर में जो रेसिप्रोकल की जो कंडीशन होती है दैट इज ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो भाई रख दो वैल्यू, क्या करना है, सब कुछ तो है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर ए की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, इंटू सी की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 1, 7 पना 35, है ना। तो कितना हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 1 प्लस 35, 4d इक्वल्स टू 36, d इक्वल्स टू 9, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following as representation of the reciprocity in terms of z parameter, in terms of z parameter। तो आपको यहाँ पे रेसिप्रोसिटी कंडीशन बतानी है जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या होती है, वो हमारी होती है क्या, z12 इक्वल्स टू z21। देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या? हाँ, थर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ओनली, सी। ये क्वेश्चन तो आपको बता देना चाहिए सभी को एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोग को बता देना चाहिए। यहाँ पे 0 ओम है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को बता देना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया आप लोगों को। इसमें आपको जेड पैरामीटर की वैल्यू बतानी है। कैसे करना है, इसका सम कर दो, कितना हो जाएगा 8 4 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर आप इनका सम कर दो, कितना 4 प्लस 2 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। इनके बीच में क्या 4, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ, आंसर आ गया 12 4 4 6, आपका आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। नेक्स्ट, फिर से बढ़िया क्वेश्चन बताया ना मैंने, आज मैं आपके पास टू पोर्ट पे एक्सपर्ट बना दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द हाइब्रिड पैरामीटर H21 इज गिवन एज। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है इस क्लास का, ये आप लोग का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपके एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। हेलो, हाँ करता हूँ सर आपको ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है आपके पास। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, देखना सभी लोग। दो तरीके, दो तरीके, मैं दोनों तरीकों के साथ आपको बताऊंगा कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आप इसका जेड पैरामीटर निकाल लो फिर कन्वर्ट करो। दो तरीके बताने हैं मेरे को, तो दो तरीके से पहला दो तरीका बता रहा हूं मैं कि सबसे पहले आप इसका जेड पैरामीटर निकाल लो और देन इसको आप एच पैरामीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी H21 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मैंने आपको अप्रोच बताई, अप्रोक्सीमेट आपका 10 से 15 मिनट खा जाएगा ये। और उसके बाद भी अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो आंसर भी नहीं आएगा। तो यही मिस्टेक
लोग करते हैं। तो मैंने एक तरीका बताया था जिसमें से आप सिर्फ H21 की वैल्यू निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है वो मैं आपको फिर से यहां पे बताने वाला हूं, सभी लोग देखना क्या तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप देखो H पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन होती है क्या, V1 I2 इन टर्म्स ऑफ I1 V2। यहां पे ऐसा होता है H11 प्लस H12, यहां पे होता है H21 प्लस H22। हो गई बात यहां तक, किसी का कोई डाउट आए? रोशनी शायद से धोखे से हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोबारा कुछ डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। ये हमारे पास हो गई किसकी इक्वेशन, एच पैरामीटर की इक्वेशन। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या, H21। क्या निकालना है भाई क्वेश्चन में, H21। H21 कैसे आएगा, जब आप क्या करोगे, V2 को जीरो पुट करोगे। आप क्या होगे, V2 इक्वल टू जीरो अगर पुट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, I2/I1 इक्वल्स टू V2, सॉरी इक्वल्स टू H21, ये आएगा। तो मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है भाई, समझ जाओ। आपके पास यहाँ पे कौन सी करंट होती है, ये होती है I2 करंट, हाँ या ना, हाँ। यहाँ पे कौन सी करंट होती है, यहाँ पे होती है I1, हाँ या ना, हाँ। अब आपको करना है V2 इक्वल टू जीरो। V2 कैसे जीरो, उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, कर दिया। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ, जो भी दुनिया का कॉन्सेप्ट आपसे बनता हो लगाओ, और I2/I1 निकालो। यहाँ पे क्या वोल्टेज है आपके पास, दैट इज योर V1, ठीक है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो भाई। हम्म कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, I2/I1। मैं बताता हूँ, दो रुक जाओ। 3 और 6, 3 पैरेलल से कितना होता है, 2 होता है। 2 + 2 कितना होता है, 4। तो आपके पास यहाँ पे कितना मतलब करंट आ गया, V/4, ठीक है। कितना करंट आएगा आपके पास यहाँ पे, V/4, ठीक है। अब जब V/4 यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है, तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर कितना जाएगा, देखना बताता हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से, है ना। इतना तो मुझे क्लियर है, एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर हो गई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। ये I1 करंट यहाँ पे आ रही है क्योंकि ये सोर्स की तरफ जाए, तो I1 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन I2 करंट को एक्चुअली में डाउनवर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इधर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स मेरा जो आंसर आएगा वो एक निगेटिव टर्म में होगा, मतलब मेरा आंसर बी और डी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आंसर ए और सी में से कुछ हो सकता है, ट्राई करता हूं मैं, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखो, लगा देता हूं मैं यहाँ पे क्या, करंट डिवीजन रूल। मुझे निकालनी है ये वाली करंट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, V/4, जस्ट अ सेकेंड, V/4 इंटू कौन सी करंट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक काम करता हूँ, इसको मैं I1 करंट ही मानता हूँ, मैं 2 मिनट रुक जाओ, इसको मैं I1 करंट ही मानता हूँ। तो कितना हो जाएगा देखना, यहाँ पे ये I1 था, ये मेरे पास I2 था, ठीक है। यहाँ पे सोर्स था, ये शॉर्ट सर्किट। तो ये हो जाएगा मेरे पास, मुझे निकालना है अगर I2, ये हो जाएगा -(I1), ठीक है, -I2 इक्वल्स टू I1 इंटू 6, ठीक है ना, 6/6 + 3 अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल। तो ये हो जाएगा 6/9, तो -I2 इक्वल्स टू 6/9, 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 9, तो I1 इंटू 2/3। तो क्या निकालना था आपको, I2/I1, तो -2/3, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेप आपके, तो देखो ना, आपके सामने मैंने सॉल्व किया, सिर्फ एक ही स्टेप में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या देखना, when a piece of iron is placed in a magnetic field,
अरे बाप रे, क्वेश्चन क्या है? अगर हम एक आयरन की पीस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऑप्शन ए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। द ऑप्शन बी, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बेंड अवे फ्रॉम द पीस। ऑप्शन सी, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ so as to pass through the piece, none of the above। इसका करेक्ट आंसर बताओ सब लोग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन को कुछ लोग सॉल्व करिए। थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप लोग समझ जाओगे, थोड़ा इसका आंसर समझने में आपको हेल्प होगी। जैसे ये समझो कि ये है आपका घर। तो अलग नेक्स्ट में बताया, दो मिनट यही बताया, तो देखो, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे ये रास्ता है इनके बीच के घर जाने की रास्ता, जहां पे आप डेली जाते हो, ठीक है, जहां पे आप डेली जाते हो। मान लो अगले दिन क्या हुआ कि यहां तक आप घर से आए और यहाँ पे यहाँ के बीच में क्या बन गया, नेशनल हाईवे बन गया। तो आप लोग कैसे ट्रेवल करोगे, कैसे करोगे? आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर आप कहाँ जाओगे, नेशनल हाईवे से, और फिर अपने पुराने पास घर के पास। यही होता है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ, क्या इसमें क्यों बताया मैंने एग्जाम्पल, समझो इस क्वेश्चन को। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। फ्लक्स लाइंस आपकी जाती है बढ़िया आराम से, एयर है तो बढ़िया फ्लक्स जा रही है। लेकिन अगर आपने बीच में यहाँ पे क्या लगा दिया, एक आयरन पीस, तो मतलब इस जो फ्लक्स लाइंस है उनको क्या मिल गया, एक हाईवे। तो वो क्या करती है, फ्लक्स लाइंस को अपनी डाइवर्ट करती है किसकी तरफ, आयरन की तरफ, आयरन से इसकी तरफ। समझ में आए? तो स्टेटमेंट देख लो, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक आयरन के पीस को रखोगे, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ। जो उनका एक्चुअल पाथ है उससे क्या हो जाएंगी, अवे हो जाएंगी, थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाएंगी। सो एज टू पास थ्रू द पीस, मतलब वो कोशिश करेंगी कि वो पीस से होके जाए, क्योंकि वहां पे इनका रिलेक्टेंस कम होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो क्या बोलोगे, उसकी यूनिट होती है आपकी टेस्ला, जिसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं टेस्ला। ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एस डोमेन सर्किट एनालिसिस the circuit natural response is contributed by, the natural response is contributed by। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, है क्वेश्चन है किसका, कंट्रोल सिस्टम का। बट इतना सिंपल क्वेश्चन एसएससी जेईई में एक्सपेक्टेड है। आपको ध्यान देना है कि हमारे सिस्टम में दो चीजें होती हैं, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो याद रखना, न्यूमरेटर आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन के बारे में, पोल्स के बारे, सॉरी जीरोस के बारे में, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा हमको इंफॉर्मेशन था किसके बारे में, पोल्स के बारे में। और पोल्स ही हमको क्या करते हैं, पूरे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, पूरे सिस्टम की जो नेचुरल रिस्पॉन्स या कोई भी रिस्पॉन्स हो, उसको हमारे सिस्टम के पोल्स ही डिफाइन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। डी नहीं होगा, इसका आंसर सभी अलग अलग दिया है। हमारे सिस्टम की रिस्पॉन्स को कौन कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम बोलते हैं ए, हमारा सिस्टम का पोल। हमारा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसमें कौन डिफाइन करता है, पोल। डिनोमिनेटर, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनकी जो वैल्यूज हैं, अगर वो सभी की सभी लेफ्ट हैंड साइड में है तो, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम पोल हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, पहले कहा। चलो ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका अगेन नेटवर्क का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, नेटवर्क एनालिसिस का, और इसको आप कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन बोल सकते हो, इसको आप सिग्नल सिस्टम का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, इवन आप इसको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन सभी टॉपिक्स में आता है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक सिस्टम का क्या दिया गया है, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। किस टाइप का, ये सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा मतलब सेकेंड ऑर्डर है। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे ओमेगा एन इक्वल कितना आएगा 10, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आती है 20, जिससे हमको पता था जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो याद रखना, जब जीटा की वैल्यू, हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है जीटा की वैल्यू के बराबर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जो जीटा है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, उसको हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स क्या होगा, अंडर डैम्प। अगर जीटा की वैल्यू 0 है उसको हम बोलते हैं आपका अनडैम्प। पहले वाला क्या था, अंडर डैम्प, ये आपका अनडैम्प। अगर जीटा इक्वल टू 1 इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, और अगर जीटा ग्रेटर देन 1 है उसको हम बोलते हैं आपका ओवर डैम्प्ड। तो भाई समझ जाओ, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जीटा इक्वल टू 1 आया है, दैट मींस हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, एक ओवर डैम्प। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन ओवर डैम्प सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपसे बन जाएगा, और फ्यूचर में कभी अगर आता है तो वो भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इफ ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर इज। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो भी ओवरऑल इफिशियंसी कितनी होती है हमारी 50%। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, डेरिवेशन आपको करना नहीं। ये क्वेश्चन है फिर से, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो हमारे ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है, हमारे पास एक ट्रेन है, उसकी एवरेज स्पीड किससे इंडिपेंडेंट होती है। यहां पे डिपेंडेंट नहीं बोला भाई, इंडिपेंडेंट बोला है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेप्स, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप, रनिंग टाइम। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो किससे इंडिपेंडेंट होती है, वो है का ड्यूरेशन ऑफ स्टेप्स। कितने स्टेप्स का उस पर डिपेंड नहीं करता, हमारी इस पर डिपेंड करती है कितना डिस्टेंस है स्टॉपेज का, कितना एक्सेलरेशन, कितना ब्रेकिंग हुआ है, और कितना हमारे पास यहाँ पे रनिंग टाइम है। तो उसके ऊपर हमारी एवरेज पे डिपेंड करती है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करती है। गॉट इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोला जा रहा है देखो एक बार, इफ अ डीसी मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड आर्मेचर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड फ्रॉम द थ्रू द सुटेबल रेजिस्टेंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक क्या है, डीसी मोटर, उसमें आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझो, उसको आपको सोर्स से डिस्कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और आर्मेचर को आपको कनेक्ट कर दिया किसे, शॉर्ट सर्किट थ्रू एक सुटेबल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, आरडी। जैसे मैंने यहाँ पे आरडी बोला, आप समझ जाओगे इस टाइप की ब्रेकिंग को हम बोलते हैं आपका क्या, डायनेमिक ब्रेकिंग। इस टाइप की ब्रेकिंग हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग। डीसी मोटर में सोर्स को डिस्कनेक्ट करके आर्मेचर सर्किट को एक रेजिस्टेंस को बोलते हैं आरडी से कनेक्ट कर देना, शॉर्ट सर्किट कर देना, उस टाइप की ब्रेकिंग को हम बोलते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। सर क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हो गए हैं, है ना। ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा, हाई टॉर्क एट लो स्पीड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमारा जो हाई टॉर्क होता है एट लो स्पीड, कम स्पीड पे ज्यादा टॉर्क आना, ये हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये क्वेश्चन तो मतलब बचपन वाला क्वेश्चन है कि इसको आप बिल्कुल आंख बंद करके बोलते हो कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा किसका होता है, क्या बोलोगे, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा ज्यादा होता है किसका, डीसी सीरीज मोटर का। इवन हम इसको नो लोड पे ऑपरेट भी नहीं करते, ठीक है ना। मतलब लो स्पीड मतलब अगर वो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है तो इन्फिनाइट टॉर्क दे सकता है ये, ठीक है ना। तो हम इसको नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते, मतलब ये हमारा हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीसी मशीन लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर। याद रखना,
हमारा लैप वाइंडिंग में, हमारी जो लैप वाइंडिंग है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे पास कितने होते हैं? ए इक्वल्स टू पी। ठीक है? तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने पोल के बराबर होते हैं। पोल हमेशा दो से ज्यादा होंगे, या तो दो होंगे या तो 10 ज्यादा होंगे। तो अगर पैरेलल पाथ ज्यादा हो गए तो हमारे पास करंट ज्यादा होगी। अगर पैरेलल पाथ ज्यादा हो गए तो हमारे पास करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। हमारी जो ओवरऑल करंट होगी ज्यादा होगी। मतलब लैप वाइंडिंग आपका हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होता है। देख लो भाई, हमारी जो डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है? तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपका माइंड एक तरह से रिफ्रेश हो गया होगा, है ना? आप लोग प्रैक्टिस करिए और मैं डेली अगेन इस क्लास को फिर आऊंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब जो आपका कल का सेशन होगा उसमें फिर से आएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन पिक करो, है ना, जिससे आपका प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ठीक है? मतलब जैसे 20 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक के हो और 5 क्वेश्चन आगे पीछे कहीं के भी टॉपिक के क्वेश्चन हो। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।